गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 की। ठीक है, तो इस प्रश्नावली 3.4 में हमें 3 बातें पढ़नी है। कौन कौन सी? पहला पढ़ना है सार्वगुणनखंड, अगला पढ़ना है सार्वगुणज, और तीसरी चीज़ हमें पढ़नी है वो हमारा सहअभाज्य। ठीक है ना। तो इन तीनों की चर्चा करेंगे हम क्रम बाय क्रम। जैसे पहले बात करते हैं सार्वगुणनखंड की, तो यहाँ पे हमें 20, 28, 15 और 25 के सार्वगुणनखंड निकालना है। तो जैसे यदि हम 20 के सार्वगुणनखंड की बात करें तो 20 के गुणनखंड का मतलब ये है कि हमें वो अंक या संख्याएं लिखनी हैं जो 20 को पूरा विभाजित करती हैं। ठीक है ना। यदि हम कहते हैं कि 20 के, 15 के, 10 के, 25 के गुणनखंड लिखो, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो संख्या या वो अंक लिखने हैं जो 25 को पूरा भाग करेंगे या 20 को पूरा भाग करेंगे। जैसे 20 के गुणनखंड की बात करें तो 20 आपका किन किन संख्याओं से भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। 28 आपका 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से। तो हम कहेंगे कि ये जो लिखे हैं ये गुणनखंड हैं 28 के और ये गुणनखंड हैं 20 के। तो जब हमें गुणनखंड लिखना है तो इसका मतलब है वो अंक या संख्याएं लिखनी हैं जो उस संख्या को पूरा विभाजित करती हैं। तो यदि हम कहते हैं कि ये जो 20 है इसका एक गुणनखंड 5 है, तो इसका मतलब है कि पूरा भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। ऐसे 15 क्या कहलाएंगे आपके? 1, 3, 5, 15। 25 के 1, 5, 25। ठीक है। अब अगली बात है सार्वगुणज की। सार्वगुणज क्या होता है? तो जब भी आपसे सार्वगुणज लिखने को कहे तो आपको उस संख्या का पहाड़ा लिख देना है। तो जो टेबल होती है, जो पहाड़ा होता है, वही कहलाता है क्या? सार्वगुणज। जैसे कहा गया कि 6 के प्रथम 3 गुणज लिखो। क्या कहा गया? कि 6 के प्रथम 3 गुणज लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 तक 6 का पहाड़ा लिख देना है। तो ये 6 का पहाड़ा लिख दो। कहाँ तक? 3 तक। तो ये हो गया 6, 6 दूनी 12, 6 × 18। अब उसने बोला 8 के प्रथम 3 गुणज, तो आप 8 का पहाड़ा लिख दो 3 तक। 8 दूनी 16, दूनी 24, 24 है ना। अब बात आती है 5 के 4 सार्वगुणज लिखो। तो 5 का पहाड़ा 5, 10, 15, 20। ये हो गए आपके 5 के सार्वगुणज। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है सहअभाज्य। ये क्या होता है? ऐसी जो संख्याएं जिनके बीच में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? सहअभाज्य। जैसे 18 लिखा हमने, 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 9, 18। 35 के क्या होंगे? 1, 5, 7, 35। लेकिन अब हम देखें कि इन दोनों के बीच में कॉमन कितने हैं, इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ कितने हैं? तो केवल ये आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है। बात करें 1 और 17 की, सॉरी बात करें 17 की, तो इसके गुणनखंड हैं 1 और 17। बात करें 21 की, तो इसके हैं 1, 3, 7, 21। तो कॉमन कितने हो गए? ये आपका कॉमन हो गया। फिर बात करते हैं हम 16 के, तो 16 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8, 16। फिर बात करते हैं हम 20 के, तो इसके होंगे 1, 2, 4, 5, 20। अब यहाँ देखिए एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है। तो जब इनके बीच में क्या हुआ? 3 कॉमन हो गए आपके। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जिनके बीच में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उन्हें बोलते हैं हम सहअभाज्य। तो इनके बीच में केवल एक ही कॉमन है ना, तो ये सहअभाज्य होंगे। इनके बीच में केवल एक है तो ये सहअभाज्य होंगे। और इनके बीच में एक से ज़्यादा यानी कि 3 कॉमन हैं, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये रही प्रश्नावली 3.4। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कुछ सवालों को। तो सवाल नंबर ये 6वां भी किया है, इसको समझ लीजिए। 6वां सवाल है, एक संख्या 5 व 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो हम लिखेंगे चूँकि 5 व 12 दोनों से अभाज्य हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए x, यदि ये संख्या आपकी 5 से विभाज्य है और यही संख्या यदि आपकी 12 से विभाज्य है, और यदि ये दोनों से अभाज्य हैं, ये दोनों से अभाज्य हैं, तो इनका गुणनफल यानी 60 से भी आपकी ये संख्या भाग जाएगी। जैसे बात करें हम, यदि एक संख्या है आपका 15 और यदि आपका ये 5 से भाग जाती है और ये आपका 3 से भाग जाती है, तो ये इनके मल्टीप्लाई यानी कि 15 से भी भाग जाएगी।
ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ पे सह अभाज्य का नियम लग रहा है। तो जहाँ पे सह अभाज्य का नियम लगता है तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब 3.4 हो गई है, शेष क्वेश्चन आप करेंगे। हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.5 की। तो क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। अब यहाँ पे जो 1 से लेके I तक के जो क्वेश्चन हैं ये पूरे विभाज्यता के नियमों पर आधारित सत्य और असत्य हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि देखिए कोई नया टॉपिक होता मैं आपको समझाता, लेकिन ये आपके विभाज्यता के नियमों पर आधारित सत्य और असत्य हैं जिन्हें आप खुद करेंगे। अगला देखिए, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएँ लिखिए। तो 60 है तो 60 का एक 6 हो गया। अब 6 के कौन होते हैं? 2 होता है और 3 होता है। ऐसे 60 का एक 10 है, 10 का एक 5 होता है, एक 2 होता है। ठीक है, अगला आप कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो किसे नहीं करते हैं अपन? एक को व स्वयं को कभी भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन बाकी सेम टू सेम है। तो ये आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या किया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी, वो होती है आपकी, अच्छा 5 अंक कहे थे क्या इसमें? हाँ भाई 5 अंक कहे थे, लेकिन चलिए अपन ने 4 कर लिए तो 4 से ही सवाल बन जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। और अब हमें लिखने हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। हमने ये कर दिए, 2 से किया, फिर 2 से किया, 250 आ गया, फिर 2 से किया, 125 आ गया, 5 से किया, 25 आ गया, फिर 5 से किया तो 5 आ गया। ये हो गया आपके क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब ये हमने 1000 को यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब बाकी बचे क्वेश्चन आप करेंगे और आपसे नहीं बनता तो मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, कल हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6 के यानी महत्तम समार्थवार्तक SCF की बात करेंगे हम कल। ठीक है, आज के लिए क्लास में इतना ही।